नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कमेंट करते हैं। अपने 6-7 लाइन के कमेंट में उनका पता लगता है कि ये 2 लाइन के अंदर ये कह रहे हैं, अगली 2 लाइन में ये कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं। 4-5 लोग हैं जो बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। मैं उनके कमेंट्स का स्वागत करता हूं। अधिकतर लोग भावनात्मक कमेंट करते हैं, उनकी भावनाओं का स्वागत है मेरे दोस्तों। अभी इन बातों का मैं कोई आंसर नहीं दे सकता, मैं सोशल मीडिया पर बैठा हूँ। तो भाई, राहुल गांधी जी के जेल जाने के बारे में मेरे से बात की गई है। हाँ, डेफिनेटली उनकी हॉरोस्कोप ठीक नहीं है। मैं तो पिछले 3-4 सालों से कहता आ रहा हूँ, ये आदमी ट्रैप्ड है। जैसी और वैसी राहु की दशा चल रही है, जैसी दशाओं का कनेक्शन बनेगा वैसी राहुल गांधी साहब के लिए समस्या आ जाएगी। और डिफॉर्मेशन केसेस के अंदर तो वो आप देखना, 1-2 के अंदर तो वो ट्रैप्ड रहेंगे ही, नहीं तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और उमा भारती जी के लिए मेरे से पूछा गया है, मेरे पास उमा भारती जी की हॉरोस्कोप नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिसके अंदर मेरे पास बर्थ डिटेल ना हो और मैं वीडियो बना दूँ। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं प्रश्न कुंडली पर विश्वास कम करता हूँ। जो हॉरोस्कोप्स की बर्थ डिटेल अवेलेबल है, सिर्फ उन्हीं पर वीडियो बनाता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 2024 के बारे में। 3 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस साहब की, शरद पवार साहब की और अजित पवार साहब की। इन तीनों की हॉरोस्कोप पर मुझे जो दिखा, मुझे जो समझ आया, वो मैंने आप लोगों के सामने अपने विचार रख दिए। आज उद्धव ठाकरे साहब की जन्मपत्री पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। मुझे क्या लगता है 2024 के विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र के होने जा रहे हैं, उसमें उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, जो अवेलेबल हॉरोस्कोप मेरे पास है, मैंने पहले भी 1-2 इस हॉरोस्कोप के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो वो मेरी ठीक निकली है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कुंडली ठीक है और इसके अंदर उनकी लाइफ के कुछ एक इवेंट्स को मैंने वेरीफाई करने की कोशिश करी है, तो मुझे लगता है कि ये कुंडली ठीक है। बाकी देखते हैं प्रभु मेरे मुंह से क्या निकलवाते हैं। 27 जुलाई 1960 की कुंडली है मेरे दोस्तों। ये कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर है। कुंडली का लगन कन्या है और मेरे दोस्त सिंह राशि है। इस कुंडली को जरा हम बांचना शुरू करते हैं, देखते हैं कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले कुंडली के अंदर राजयोग और लगन की स्थिति को देखते हैं। आप देखें, लग्नेश इस कुंडली का 10th हाउस में चला गया और ये रेट्रोग्रेड है। ये कारोबार या प्रोफेशन, काम काज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। लगन का स्वामी अगर 10th हाउस में चला जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने काम को थोड़ा सिंसियरली करते हो, चीज़ों को जल्दी लर्न करते हो। इस बुध के ऊपर, इस वक्री बुध के ऊपर वक्री शनि और वक्री बृहस्पति की दृष्टि है। ये 4th हाउस के अंदर आप देखो, बृहस्पति और शनि ये दोनों वक्री ग्रह हैं और ये दोनों एक बहुत अच्छे राजयोग में इन्वॉल्व हैं। आपको पता होगा 4th हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड जब कंजंक्ट कर जाते हैं, युति बना लेते हैं, तो ये एक प्रबल राजयोग है। ये बहुत अच्छा राजयोग है राजनीति करने के लिए। और इनके लग्नेश पर बृहस्पति और शनि की दृष्टि है, जो लग्नेश को स्ट्रांग बना देता है। यानी कि कुंडली के केंद्र में लग्नेश का 10th हाउस का, 4th हाउस का, 7th हाउस का, 5th और 6th हाउस का योग हो गया। मतलब ये केंद्र काफी स्ट्रांग हो गया। अब इसका क्या मतलब निकलता है? अब इसका मतलब ये निकलता है कि ये व्यक्ति एक प्रभावशाली पर्सनालिटी है, लेकिन यहां पर लग्नेश क्या है? वक्रिया। और वो क्या है? वो भी बुध है। तो जब बुध इस तरह की स्थिति में होता है, बुध जब भी वक्री होगा किसी की भी कुंडली में, ऐसे लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो मैं कह रहा हूं मुझे सुनो, जो मुझे चाहिए आप उस बात की तरफ ज्यादा ध्यान दो, मैं आपकी तरफ कम ध्यान दूंगा। थोड़ा इस तरह की बातें करने लगते हैं। अभी और बात करता हूं इसके ऊपर। और बृहस्पति और शनि का तो एक बहुत स्पेशल राजयोग इस कुंडली के अंदर अवेलेबल है ही है।
इस कुंडली में आगे चल के देखते हैं तो मेरे दोस्तों 9th हाउस के अंदर यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं जो 8th हाउस लॉर्ड है। इस कुंडली को, इस मंगल को जब हम देखते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जरा आप ध्यान दें इनके पिताश्री की तरफ, स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे साहब की तरफ। उनकी राजनीति, उनकी लैंग्वेज, उनका काम करने का तरीका, ये मंगल 9th हाउस में उनके काम करने के तरीके को वेरीफाई करता है कि इनके पिता इस नेचर के अग्रेसिव रहे होंगे और उन्होंने कितनी शानदार तरीके से उन्होंने हिंदुत्व के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया और शिवसेना को किस तरह से उन्होंने बड़ा किया, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। आगे चल के देखते हैं तो सूर्य और शुक्र का एक अच्छा योग है। 9th हाउस लॉर्ड का 11th हाउस में जाना पिता से साम्राज्य या तो पिता से पैसा मिलने का एक अच्छा योग है। अब आगे चलते हैं तो चंद्रमा को एनालाइज करते हैं तो चंद्रमा इनका राहु के साथ है। अब आप ये देखो कि चंद्रमा इनका राहु के साथ, लगन का स्वामी इनका वक्री 10th हाउस में, 9th हाउस लॉर्ड इनका 11th हाउस में। ये सारी स्थितियां ये दिखाती हैं कि इनको अपने पिता से साम्राज्य मिलेगा जो इनको बहुत बड़ा मिला, एक बहुत बड़ी शिवसेना मिली। लेकिन इस बुध वक्री ने पूरे का पूरा शिवसेना का बंटा धार कर दिया ना, सिर्फ अपनी जिदबाजी के लिए। क्यों? बुध वक्री है। क्यों? राहु और चंद्रमा का मेल है, 12वें घर के अंदर है। बस इनको अपना ही अपना दिखा और अपना ही अपना समझ आया। जबकि बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि मेरी शिवसेना को, जब मुझे लगेगा कि मेरी शिवसेना कांग्रेस हो रही है तो मैं अपनी दुकानदारी बंद कर दूंगा, आई विल शट डाउन माई शटर। और ठाकरे साहब ने, उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, ये सब आपके सामने है। ये राहु चंद्रमा वक्री बृहस्पति, ये जो साम्राज्य इनको मिला उसको ये संभाल नहीं पाए और उसके दो फाड़ हो गए। और एक ऐसा समय आया था कि जब शिवसेना के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया था। वो एकनाथ शिंदे साहब लेके चले गए और इनके पास बस एक छुनकड़ा ही बचा था। और जितने लोग इनके साथ थे वो सब भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो लोग बाला साहब ठाकरे के साथ से चल रहे थे, तो वो इनके साथ मिले। तो ये जब कुंडली को पूरा एनालाइज करते हैं ना, तब पता लगता है। अब कभी कभी आप लोग लिखते हो कि क्वेश्चन पूछते हो ना, मेरा 11वें घर में सूर्य और शुक्र पड़ा हुआ है, इसका क्या रिजल्ट होगा? भाई उसका जो भी रिजल्ट होगा वो तो होगा, लेकिन कुंडली को पूरा एनालाइज करना पड़ता है। अभी इस कुंडली के अंदर देखो, सूर्य और शुक्र जो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, उसने पिता से प्रॉपर्टी दिला दी, पिता से साम्राज्य में दिला दिया। लेकिन वक्री बुध जो 10th हाउस में आ गया और राहु और चंद्रमा जो 12th हाउस में चले गए, उसने सारा ही गुड़ गोबर कर दिया। तो इनको नए तरीके से काम करना पड़ा। तो पूरी कुंडली को एनालाइज किया जाता है। कुंडली में बृहस्पति और शनि का क्योंकि अच्छा योग है, तो इसलिए ये थोड़े खड़े हो गए। इन्होंने मेरे ख्याल अब की बार 7-8 सीटें जीती हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन ये कुंडली उतनी स्ट्रांग कुंडली नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं उद्धव साहब ठाकरे को मैं ये कहूं कि ये एक अच्छे मजे हुए राजनेता हैं, तो मेरे भाई अगर आप शिवसेना के समर्थक हैं तो आई एम सॉरी, ये एक अच्छे राजनेता नहीं है। 10th हाउस में वक्री बुध और लगन बुध का, ये आपको एक ईमानदारी व्यक्ति बनाता है, एक सहनशील व्यक्ति बनाता है, लेकिन बचकाना बनाता है। क्योंकि मरकरी क्या है? मरकरी राजकुमार है, 13-14 साल का बच्चा है। तो ये मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है राजनीति के, लेकिन हाँ ये ठीक है, ईमानदार व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा जब इन्होंने फ्लोर टेस्ट अपना हार गए थे, जब ये एकनाथ शिंदे जब अलग हुए थे, तो इन्होंने अपने आप ही रिजाइन कर दिया था। अपने आप करा था कि ठीक है यार, अब मेरे पास नहीं है, अब मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो ये होती है ईमानदारी, ये होता है बृहस्पति लग्नेश बुध का वक्री होना। चलो अब बात करते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव जिस वक्त हो रहे होंगे, उस वक्त इनकी पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा।
उस वक्त लगभग मैं ये देख रहा हूं कि इसके अंदर गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और गुरु का अंतर होगा। ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु कुंडली के अंदर 4th हाउस के अंदर राजयोग में इन्वॉल्व है, ये एक बढ़िया स्थिति है। और गुरु 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी स्थिति है। लगन को देख रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी तो रहेगी। लेकिन ये गुरु वहीं पर 64वें नवांश के स्वामी भी हैं। D9 के अंदर गुरु उच्च के शनि से दृष्ट है, अच्छी स्थिति है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। D10 के अंदर गुरु अपनी राशि की अच्छी स्थिति है, बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट है। लेकिन क्योंकि ये 64वें नवांश के स्वामी हैं, इसलिए इनको 2024 के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वहां पर स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। मतलब इनका प्रदर्शन संतोषजनक रहेगा, संतोषजनक से थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब मान लो कि ये 50 सीटों पर लड़ते हैं तो उम्मीद है कि 30-32 के आसपास ये जीत लेंगे। लेकिन वो 18 सीटों में जो ये हारेंगे, उनके अंदर मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है कि इनके कुछ इम्पोर्टेंट नेता होंगे। ये 64वें नवांश के गुरु के बारे में आपको बता रहा हूं, क्योंकि गुरु ने जहां इनको प्रॉस्पेरिटी देनी है वहां पे 64वें नवांश में होने के कारण उसके रिजल्ट भी देने हैं। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट नेता इनके चुनाव हार सकते हैं। ये 64वें नवांश के गुरु का रिजल्ट हो सकता है। बाकी कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इनका प्रदर्शन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा रहेगा और ये अच्छा कर पाएंगे। मैं थोड़ा इससे आगे भी कुंडली को एनालाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कुंडली को मैं जब 2025 पर लेकर जाता हूं तो कुंडली में देखता हूं तो शनि का ट्रांजिट 2025 में मीन राशि में हो रहा है। यहां से मैं उद्धव ठाकरे साहब के राजनीतिक कैरियर पर भाई थोड़ा मेरे को शक हो रहा है। मुझे लगता है यहां से इनके राजनीतिक कैरियर के अंदर हलचल, भूचाल, आप कुछ भी कह सकते हो। 2025 में जब शनि मीन राशि में आ जाएगा तो संभावना इस बात की दिखा रहा हूं। और उस वक्त बृहस्पति इनके 10th हाउस में आ जाएगा, लग्नेश के ऊपर। तो ये स्थितियां कुछ अलग तरीके से दिखा रही हैं। बाकी जब समय आएगा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। लेकिन मेरे को 2025 में शनि का मीन राशि का ट्रांजिट उद्धव ठाकरे साहब के लिए शुभ नहीं दिखता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी परमात्मा ज़्यादा बेहतर जानता है। मेरे मन में जो बात है ये मैं आपको एक और वीडियो बना के इलेक्शन के बाद आप लोगों के सामने रख दूंगा। मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि 2025 में शनि का ट्रांजिट उद्धव ठाकरे साहब के लिए मुझे बहुत शुभ नहीं दिखता पॉलिटिकल कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोगों के सामने। आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। जो मैं कहना चाहता हूं मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। आप सभी मेरे दोस्तों का, सभी मेरे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।